नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी से बड़ी खबर बता दें आपको, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश यादव को जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है। योगी ने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव को बधाई दी है। अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है। तो बड़ी खबर बता दें आपको यूपी से, अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बता दें आपको कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और इस मौके पर तमाम राजनीतिक बड़े बड़े चेहरे उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश यादव को जन्मदिन के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बधाई दी गई है। सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव को बधाई दी है और बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर कहा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मथुरा में पानी की एक टंकी भरभरा कर गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश पांडे और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जेसीबी भी मंगवाई गई है। सेना और एनडीआरएफ भी मौके पर तैनात है। बता दें कि परिवार के 4 लोग समेत 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो घायल हैं। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। टंकी गिरने की एक वजह ये भी बताई जा रही है। मामला कृष्णा बिहार इलाके का है। सीएम ने मामले की रिपोर्ट तलब की है। डीएम ने बताया कि जांच के निर्देश दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू के लिए जेसीबी बुलाई गई है। सेना और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। अब लोगों का थोड़ा संतोष है, वो हम समझा रहे हैं। जैसे जो भी उनका सर्वे होगा, घर वगैरह में जो भी क्षति होगी, ठीक है, उसका जो भी नियमानुसार होगा हम उसका कंपनसेशन करेंगे। बाकी जो भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट वगैरह है, ठीक है, जो भी अगर विक्टिम है, जो मृतक है, वो ऑलरेडी उसकी भी कार्रवाई अभी होगी। जो है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वो सब हो पाती है, क्योंकि वो औपचारिकताएं हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रशासन जो है जो भी मदद हेल्प होगा, मदद होगा, उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग करेंगे जो है, क्योंकि ये दुख का ये बहुत अपार दुख का विषय है। भाई हमारे जो है नागरिक जो है वो उसमें हताहत भी है, कुछ लोग जो है मृत हो गए। तो इसमें हम जो है संवेदनशीलता के साथ जो है जो भी हेल्प होगा वो उच्च स्तर से हुआ था। मैं तो ढकेल लगाने चला गया था अपनी जामुन बेचने के लिए। जब मैं 6 साढ़े 5 बजे करीब बीएससी कॉलेज की पुलिया से आ गया, चौकी कर रही है, माइक भरने वाले ने कहा था टंकी गिर चुकी है। जब टंकी गिर चुकी है तब मैं एकदम दहशत में आ गया। टंकी तो मेरे घर के सामने थी और उनकी सरिया टूट रही थी, मतलब चल रही थी। मुझको एहसास हो गया कि मेरे बच्चे मर चुके होगा। मैं ये आया तो वो हुआ। मेरी बेटी दबी मिली, उसमें वो मर चुकी है। हल गया। मेरी घरवाली की तबीयत ज़्यादा खराब है, पूरा चेहरा शान से छोड़ कर टंकी में कमी रह गई। अधिकारियों ने इसमें ना तो पैसा लगाया, 35 करोड़ की जो टंकी की लागत बता रहे, तो फिर 35 करोड़ बचा, 20 करोड़ भी नहीं लगे इसमें। अगर जिसको परमिशन, जिसने पैसे दे के बनाई, या कमल के फूल वालों ने बनाई या कांग्रेस वालों ने बनाई, इसके जिम्मेदार वो हैं। इन्होंने पैसे दे करके माँ कागज पर साइन कर देती है, देखते नहीं है, सर्वे नहीं करती है ना कि ये बनी है सही या नहीं बनी है सही, कितना सीमेंट लगा, सब्जियाँ कितनी मोटी लगी हुई है। ये 20 पिलर की, यानी 20 पिलर की 35 लाख लीटर की टंकी है गंगा जल वाली। इसमें किसी ने संज्ञान नहीं लिया और आज मेरे साथ में हादसा हो गया कि मेरी बेटी खत्म हो गई, मेरा परिवार सीधा हॉस्पिटल में। उनका कहना अपने से बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, तो भाई जैसे ये सब लोग कहेंगे बाकी बात करी जाएंगी, उस तरह से ये भी लोग जिस तरह से, सभी तो घरों की हालत खराब हो गई, बेटी चली गई, कितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो मथुरा में पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और 2 लोग यहाँ पर घायल भी हैं। इसी के साथ ही
10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित भार्गव जुड़ चुके हैं। अमित, आप मथुरा में मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है पूरे घटना को लेकर? जी बिल्कुल नेहा, मैं अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा कि कल ये बड़ा हादसा हुआ और हादसे में काफी जान माल का नुकसान भी रहा। इसमें 2 लोगों की जो महिलाएं हैं 2 उनकी मौत हो गई और 13 लोग अभी तक जो है जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो टंकी बनी थी, आज से 3 साल पहले ये टंकी बनी थी और इसमें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी यहाँ विरोध किया गया था कि ये टंकी यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है, आवास विकास की कॉलोनी है और यहाँ जो लोग रहते हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि 28 गज का केवल यहाँ लोगों को दिया गया था मकान बनाने के लिए। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया, एप्लीकेशन लगी, मुख्यमंत्री तक को कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और टंकी बन गई। और आज 3 साल बाद उनका कहना यह है कि टंकी गिर गई भड़बड़ा के और इतना बड़ा हादसा यहाँ हो गया जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है और जो अंदर सामान लगा था वो भी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल अमित, नुकसान भी हुआ है, 2 लोगों की मौत की भी खबर है, 10 लोग घायल हैं। इस पूरे मामले पर क्योंकि टंकी ज्यादा पुरानी भी नहीं थी, उसके बावजूद इस तरह से गिर जाना बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? डीएम, एसएसपी जो भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारियों का क्या कहना है पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, जब मीडिया में ये खबर चली और खबर चलने के तुरंत बाद ही योगी आदित्यनाथ ने जो है इस पर संज्ञान लिया और आज सुबह ही जो है आदेश आ गए हैं। जो लोगों ने टंकी बनाई थी उन ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और डीएम और एसएसपी द्वारा जो है जांच कमेटी बैठा दी गई है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? क्योंकि ऐसा भी आपने बताया टंकी को बनाने का विरोध हो रहा था, पहले से इस पर किसी की मंजूरी नहीं थी, उसके बावजूद तमाम शर्तों को ताक पर रखकर ये टंकी बनाई गई और आज जो हादसे का डर था वो हो भी चुका है। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहाँ टंकी नहीं बन सकती थी तो टंकी क्यों बनाई गई और इतनी बड़ी टंकी करीब 37,000 लीटर की ये टंकी थी और जिसकी लागत जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी बताई जा रही है कि 35 करोड़ की जो टंकी बनाई गई थी। अब आप ये समझिए कि भ्रष्टाचार कितना इसमें व्याप्त रहा कि जो है 35 करोड़ की टंकी जो है वो 3 साल में ही केवल धराशायी हो गई। तो स्थानीय लोगों का तो यही कहना है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ जो है जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल अमित, अब देखना होगा पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। हर विधानसभा में लगी मंत्रियों की ड्यूटी। 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वतंत्र देव सिंह को कटेहरी की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष पटेल को भी कटेहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेश खन्ना को शीशामऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, मंथन भी शुरू हो गया है। आशीष पटेल को कटेहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ी खबर है, सुरेश खन्ना को शीशामऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर उपचुनाव होने हैं और तमाम जगहों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। हर विधानसभा में मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी और वो हर विधानसभा में नजर बनाएंगे। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह को कटेहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से आशीष पटेल को भी कटेहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और सुरेश खन्ना की अगर बात करें तो उनको शीशामऊ की जिम्मेदारी दे दी गई है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर बीजेपी में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी की ओर से लगातार मंथन जारी है। हर विधानसभा में 10 विधानसभा में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर लगातार तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ,
लोकसभा के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पर? लेकिन यहाँ बिल्कुल लोकसभा उपचुनाव तैयारी ड्यूटी बीजेपी अब ड्यूटी हर विधानसभा में लगे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी, स्वतंत्र देव सिंह को कटेहरी, आशीष पटेल को भी कटेहरी की जिम्मेदारी, सुरेश खन्ना को शीश मऊ की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरते और हर सीटों को लेकर जाति समीकरण, हर समीकरण साथ कर टिकट बांटे जाएंगे और किसी भी प्रकार से बीजेपी 10 सीटों को लेकर पूरी तरीके से, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे कार्य समिति की बैठक हो, और उन्हीं प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा नेहा जो जिताऊ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान के चल रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे वो परिणाम बीजेपी के कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने सोचा था उसके उलट आए थे। लेकिन इस उपचुनाव को लेकर सबको पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबको प्रभार दे दिया गया और सबकी जिम्मेदारी है कि हर हाल में सीटों को जिताए और उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से इस बार सजग दिख रही है और जो भी लोग हैं उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं नेहा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी से ही जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और सबको हर हाल में सीटों पर जिताना होगा और जाति समीकरण का खास ध्यान रखा जा रहा है। नेहा खास सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जाति समीकरण को कहीं ना कहीं बीजेपी पिछली लोकसभा चुनाव में साधने में चूक हो गई थी और प्रत्याशियों का चयन, ये दो चीजें हैं और इन सब चीजों में ध्यान में रखकर इस बार प्रत्याशी उतारे जाएंगे और प्रत्याशी के चयन को से इसके साथ साथ जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, इन सबको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जी नेहा। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन जब बात बीजेपी की आती है, क्योंकि अब भले ही नजारा कुछ और हो, जब 2019 और 2014 की बात की जाती है तो बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों को लेकर किसी भी तरह की गलती होगी इस बात की संभावनाएं बेहद कम होती हैं। अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, अगर मैं 10 सीटों की बात करूं तो यहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या कुछ हो सकता है? देखिए नेहा, बिल्कुल 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी के, जैसे कुछ सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, उसमें बात कर लें करहल की, वो कहीं ना कहीं जिससे अखिलेश यादव खुद जीत के गए थे, तो उन सब सीटों को लेकर कहीं ना बीजेपी अलग से तैयारी कर रही है। तो इन सब चीजों को लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और ये बीजेपी ये हर हाल में ये सोच रही है कि इन सीटों पर जीत दर्ज करनी है तो ऐसे नेता लगाए जाएंगे या ऐसे लोग लगाए जाएंगे जो प्रभावी हों उस सीट पर खास करके। तो बीजेपी इस बार किसी भी तरीके से चाहे प्रत्याशी चयन की बात कर लें उसमें भी बीजेपी ये कोशिश करेगी उन्हीं प्रत्याशियों को जिताया जाए, उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो जिताऊ हों और खास करके संगठन और सरकार में समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है और जो प्रत्याशी चयन है उसमें संगठन को बिल्कुल दरनिकार नहीं किया जाएगा। तो नेहा ये उम्मीद है कि इस बार बीजेपी प्रत्याशी चयन के साथ साथ हर चीज में ध्यान रखकर पूरी तरीके से इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ये मान के चल रही कि 2027 का जो चुनाव है उसके पहले हर हाल में जीत के जाना और एक जो नैरेटिव सेट हो जाए कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चुनाव लड़ा जाए और हर चुनाव, कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। और ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी तो उसके बाद समीक्षा करने के बाद जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक की गई उसमें भी साफ ये मैसेज पास आउट कर दिया गया कि प्रत्याशी वही होगा जो जिताऊ हो, उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा जो जीते चुनाव हर हाल में। और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और खास करके नेहा ये संगठन को पूरी तरीके से दरनिकार नहीं किया जाएगा और संगठन जिसके लिए मैसेज, जिसके जो सर्वे में जाएगा, चाहे जिले से जो सर्वे जाएगा उसको भी कहीं ना कहीं दरनिकार नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरीके से पॉजिटिव नैरेटिव बनाकर चुनाव लड़ रही है। और बात कर लें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें ऐसे जो परंपरागत है, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें वो करहल से जीते थे तो करहल को लेकर खासकर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जा रहा है और तेज प्रसाद की बात कर लें मिल्कीपुर से उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। जी नेहा। बिल्कुल सिद्धार्थ, अब देखना होगा कि बीजेपी की ये तैयारियां उपचुनाव में कितना असरदार साबित होती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा है। बड़ी खबर बता दें आपको, सिगरा स्थित संघ भवन में आज विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। आज संघ भवन में आयोजित शाखा में शामिल होंगे। शाखा के बाद गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। बड़ी खबर इस वक्त की, सिगरा स्थित संघ भवन में आज रात्रि विश्राम करेंगे मोहन भागवत। आज संघ
भवन में आयोजित शाखा में शामिल होंगे और शाखा के बाद गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। बड़ी खबर यूपी से बता दें आपको इस वक्त की सामने आ रही है। मोहन भागवत को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय वाराणसी दौरा है और यहां पर वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिगरा स्थित संघ भवन में आज रात्रि विश्राम करेंगे। इसी के साथ ही आज संघ भवन में आयोजित शाखा में शामिल होंगे और शाखा के बाद गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। यूपी से बड़ी खबर बता दें आपको, यूपी में फिर 4 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। अनिल कुमार सिंह बता दें आपको कि सीडीओ महाराजगंज बने हैं, अभिषेक कुमार सीडीओ लखीमपुर खीरी बने हैं, हिमांशु सीडीओ हापुड़ बनाए गए हैं, संतोष राय वीसी सहारनपुर विकास प्राधिकरण बने हैं। तो लगातार प्रशासनिक फेरबदल की खबरें भी सामने आ रही हैं। अभिषेक कुमार सीडीओ लखीमपुर खीरी बने हैं, हिमांशु सीडीओ हापुड़ बनाए गए हैं और लगातार बता दें आपको प्रशासनिक फेरबदल के बीच संतोष राय वीसी सहारनपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर यूपी से इस वक्त की बता दें आपको, यूपी में फिर से 4 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और तबादले बता दें आपको कुछ इस तरह से हुए हैं। अनिल कुमार सिंह सीडीओ महाराजगंज बने हैं, देवरिया में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर तार बाबू यादव को बिहार के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। तार बाबू यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी, हत्या के प्रयास, शराब तस्करी के 35 मामले दर्ज हैं। उसकी आसपास के गांवों में बिहार के बॉर्डर इलाके में दहशत है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक भीम कुमार गौतम ने बताया है कि तार बाबू यादव का एक बड़ा अपराधी है। लूट के चैन के साथ ही तार बाबू यादव को देवरिया पुलिस और एसटीएफ लखनऊ टीम ने गिरफ्तार किया है। जनपद देवरिया के थाना बनकटा पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा जनपद देवरिया से वांछित चल रहे तो 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त तार बाबू यादव को गिरफ्तार करते हुए उसके द्वारा लूटी गई सोने की चैन को बरामद कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं युगांडा में फंसे भारतीय मजदूरों की सकुशल वतन वापसी शुरू हो गई है। रविवार को कुछ मजदूर युगांडा से भारत लौटे हैं। बता दें कि मेरठ सरदना निवासी अशोक कुमार ने युगांडा से अपना बेहद मार्मिक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने भारत सरकार से मदद मांगी थी। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मंत्रालय में पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि युगांडा में 7 भारतीय फंसे हैं, उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जाए। मेरठ के कर्नावल निवासी अशोक शर्मा, पटना के मृत्युंजय कुमार, हरियाणा के ऋषिपाल, उत्तराखंड निवासी योगेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर के योगेश कुमार, सहारनपुर के जसवीर सिंह, जिनको जीएस शुगर लिमिटेड ने भट्टी में झोंकने की धमकी दी। बता दें आपको कि इन लोगों के पासपोर्ट और दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए थे। जल्द से जल्द जीएस शुगर लिमिटेड से बात करके इन लोगों को भारत वापस लाया जाए। आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वो 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं। रविवार को दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल खत्म हो रहा है और बता दें आपको कि उन्हें चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला। उनका कार्यकाल खत्म होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने का निर्णय लिया है और आदेश जारी कर दिया है। मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और आईआईडीसी होंगे। आईएएस मनोज कुमार सिंह सीएम योगी के पसंदीदा अफसर माने जाते हैं। उनका नाम पहले 2 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के लिए केंद्र को भेजा गया। इस बार केंद्र की ओर से उनके नाम पर मुहर लगाई गई है। 25 जुलाई 1965 को जन्मे मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी गिनती यूपी के सबसे ईमानदार अफसरों में होती है। और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईद की नमाज को लेकर
बात बोलते हुए दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये देश केवल एक धर्म को मानने वाला थोड़ी है, ये सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मैंने अपनी बात कई बार नेशनल मीडिया से पूछा है, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इनसे इस तरह के सवाल पूछे। मैंने उनको पूछा कि अगर हिंदू धर्म की आस्था है कि 10 दिन कांवड़ चलता है तो फिर सारे होटल और अस्पताल बंद हो जाते हैं। अस्पताल बंद होने से कोई कहीं और जगह जाता है, किसी को परेशानी होती है, लेकिन उनकी आस्था को देखते हुए लोग सहते हैं। अगर ईद वाले दिन 20 मिनट के लिए नमाज हो रही है तो पहले होने नहीं देंगे। आप पहले ये बताओ कि सामूहिक होती है, ईदगाह पर होती है, यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि नहीं होने देंगे। देश दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का भव्य और दिव्य भवन निर्माण के लिए आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 40 देशों के अंदर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हवन यज्ञ किया गया। वहीं वृंदावन में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने भी यहां पर हवन और यज्ञ किया, जिसमें वृंदावन के कई महामंडलेश्वर और साधु संत शामिल हुए हैं। इसी के साथ यहां पर चिंतामणि आश्रम में विधि विधान के साथ हजारों आहुतियों से हवन यज्ञ किया गया। इसके साथ ही आयोजकों ने बताया है कि जिस तरह से विधर्मी हमारे श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर भव्य निर्माण में बाधा बन रहे हैं, उसमें हमारे यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे। इसी के साथ आज अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस के साथ मथुरा, वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास यज्ञ का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।